1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और यह मृत्यु उसकी अहमदनगर के अंदर हुई थी। इस समय पर उसके 3 पुत्र जीवित थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। अब औरंगजेब अपने मरने से पहले ही अपना जितना भी एम्पायर था उसके बंटवारे की वसीयत को लिख गया था, जिसका उद्देश्य ये था कि उसके मरने के बाद सभी राजकुमार आपस में राज्य के लिए लड़ाई न करें। तो जो उसका बड़ा बेटा था मुअज्जम, उसको 12 सूबे मिले और इसकी राजधानी जो थी वो दिल्ली थी। फिर आजम को आगरा और दक्कन के सूबे मालवा तथा गुजरात मिले और सबसे छोटे बेटे कामबख्श को बीजापुर और हैदराबाद वसीयत में दी गई। फिर भी हम देखते हैं कि इस वसीयत के बावजूद भी औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे उनमें आपस में लड़ाई हुई। अब औरंगजेब की मृत्यु के समय मुअज्जम जो था वो अफगानिस्तान के जमरूद नामक स्थान पर था, वहीं पे आजम अहमदनगर में और कामबख्श बीजापुर में था। अब मुअज्जम जो था वो सीधे अफगानिस्तान के जमरूद से दिल्ली आया और उसने रास्ते में ही लाहौर के निकट बहादुर शाह की उपाधि धारण की और अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। अब मुअज्जम यानी बहादुर शाह का जो बेटा था अजीम उस शान, उसने आगरा पर भी अधिकार कर लिया है। फिर इधर अगर दूसरी तरफ देखें तो कामबख्श ने बीजापुर में अपने आप को बादशाह घोषित किया और आजम ने आगरा पर अधिकार करने के लिए आगरा के पास जजाऊ में शिविर लगाया। तो आपको क्या नोट क्या करना है कि जो अजीम उस शान है वो आगरा पर उसने अधिकार कर लिया है और जो आजम है वो आगरा के पास जजाऊ में उसने शिविर लगाया है ताकि वो बहादुर शाह को डिफीट करे। देन अब जजाऊ का युद्ध होता है, पर इस युद्ध में बहादुर शाह ने आजम को पराजित कर दिया और इस युद्ध में आजम के 2 पुत्र भी मारे गए। फिर हम देखते हैं दूसरा युद्ध बीजापुर का हुआ। अब ये जो युद्ध था वो बहादुर शाह और कामबख्श के बीच में हुआ था। इसमें कामबख्श घायल हो जाता है और घायल होने के बाद अगले दिन इसकी मृत्यु भी हो जाती है। फिर कामबख्श का पुत्र जो था वो भी इसी युद्ध में मारा जाता है। यानी अल्टीमेटली अब तीनों की लड़ाई में जीत के कौन आया? मुअज्जम यानी बहादुर शाह। तो अब बहादुर शाह प्रथम, यहाँ पे प्रथम इसलिए लगाया क्योंकि मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक है उसे बहादुर शाह जफर द्वितीय कहा जाता है, इसलिए ये बहादुर शाह प्रथम हो गया। अब इसका एक और नाम था शाह आलम प्रथम। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1707 से 1712, यानी मात्र 5 साल का ही टाइम पीरियड में इसको मिलता है। अब एक उस समय के इतिहासकार हैं खफी खान, उन्होंने बहादुर शाह को उपाधि दी थी शाही बेखबर, मतलब ये अपने शाही मामलों से बेखबर रहता था। अब हमें देखना है कि उत्तराधिकार का जब युद्ध हुआ था तो उस समय पे बहादुर शाह जो था वो 63 वर्ष का था। यद्यपि वह विद्वान और आत्मगौरवपूर्ण और एक योग्य शासक था, पर फिर भी उसकी जो ये उम्र थी उसने एक उसके ऊपर बाउंडेशन लगाई और उसने समझौते और मेल मिलाप की नीति को अपनाया। यह भी कहा जा सकता है कि वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो एक सक्रिय नेता के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभा सकता था, इसीलिए उसने समझौते और मेल मिलाप की नीति को आगे बढ़ाया। अब इसी श्रृंखला में हम लोग देखते हैं कि उसने औरंगजेब की बहुत सारी संकीर्णतावादी नीतियों को और कदमों को बदल दिया था। अभी कौन सी है वो हम अभी आगे देखेंगे। अब अगर हम लोग बहादुर शाह फर्स्ट के नीतियों को देखें तो पहले हम लोग राजपूतों की प्रति नीतियों को देखते हैं। तो पहली चीज़, उसने हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति अधिक सहिष्णुतापूर्ण रूप नीति अपनाई और यद्यपि उसने शुरुआत में राजपूतों पर नियंत्रण करने का प्रयास भी किया, जैसे आमेर और मारवाड़ के राजपूतों पर उसने अधिक नियंत्रण रखने की कोशिश की। जैसे उसने आमेर की गद्दी पर से जयसिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को बैठाने का और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की और फिर आमेर और जोधपुर शहरों में फौजी डेरा जमाने की भी कोशिश की, लेकिन इस कदम का बहुत ही कड़ा विरोध हुआ और अंततः उसने यही चीज़ समझा कि इन दोनों राज्यों से क्या किया जाए, समझौता कर लिया जाए। फिर राजा जयसिंह और अजीत सिंह, इनसे समझौता तो कर लिया, उनके राज्य तो उनको दे दिए गए, परंतु इनकी कुछ डिमांड थी कि मालवा और गुजरात जैसे महत्वपूर्ण सूबों की सूबेदारी की डिमांड राजा जयसिंह और राजा अजीत सिंह कर रहे थे, पर इस डिमांड को बहादुर शाह फर्स्ट ने नहीं माना। फिर अगर हम लोग मराठों के प्रति इसकी नीति को देखें तो ये नीति बहुत ही अस्थिर थी। अस्थिर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मराठा राजकुमार शाहू जो औरंगजेब के टाइम से ही मुगल कैद में था, उसको
बहादुर शाह ने रिहा कर लिया, बट रिहा कर दिया और उसको महाराष्ट्र लौटने की अनुमति दे दी। पर उसने फिर भी शाहू को मराठों का राजा नहीं माना, उसको खाली रिहा कर दिया। अब जब शाहू यहाँ से रिहा होके वापस महाराष्ट्र या दक्कन में जाता है तो वहाँ पर उसकी ताराबाई के साथ एक टाइप से सिविल वॉर या गृह युद्ध छिड़ जाता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो शाहू और मराठा सरदार दोनों ही असंतुष्ट थे और इसकी वजह से दक्कन जो था वो अव्यवस्था का शिकार रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ताराबाई पहले से रूल कर रही थी अपने बेटे के नाम पर, और शाहू जब वहाँ पे गया तो शाहू ने भी अपनी आधिपत्य को या अपनी लेजिटिमेसी को क्लेम किया, और जिसकी वजह से ताराबाई को चुनौती मिली और फिर ताराबाई और शाहू के बीच में एक तरह से सिविल वॉर स्टार्ट हो गया और मराठा वहाँ पे आपस में बढ़ गए। बट इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि दक्कन की जो स्वदेश मुखी का वसूलने का जो अधिकार था वो मराठों को दे दिया गया, परंतु उनको चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया गया। फिर अगर हम लोग सिखों के प्रति नीति देखें तो इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहली नीति बंदा बहादुर से पहले, मतलब जिस समय गुरु गोविंद सिंह जिंदा थे तो उनके साथ बहादुर शाह ने संधि कर ली थी और उनको एक बहुत बड़ा मनसब देकर भी सिखों के साथ मेल मिलाप करने की नीति अपनाई। पर जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है और सिखों की जो नेतृत्व करने की जो जिम्मेदारी है वो बंदा बहादुर पे आती है, तो उस समय पर हम देखते हैं कि बंदा बहादुर ने मुगलों के सामने बगावत का झंडा पंजाब में बुलंद किया और फिर बादशाह ने स्वयं ही विद्रोहियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व भी किया। इवन विद्रोहियों को जल्द ही सतलुज और यमुना के बीच के लगभग संपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण जमा लिया था, लेकिन बहादुर शाह ने लोहगढ़ और अन्य महत्वपूर्ण सिख केंद्रों पर कब्जा कर लिया, और लेकिन इसके बावजूद भी वे सिखों को नहीं दबा पाया और 1712 तक सिखों ने वापस लोहगढ़ को वापस ले लिया। इवन लोहगढ़ का जो किला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट किला है और इसको गुरु गोविंद सिंह ने अंबाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में बनवाया था। फिर अगर हम लोग अब जाटों के प्रति बहादुर शाह की नीति को देखें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बुंदेला सरदार छत्रसाल के साथ उन्होंने मेल मिलाप की नीति अपनाई थी और इवन छत्रसाल भी उनका एक फ्यूडल लॉर्ड बना रहा। फिर जो चूड़ामन है उसके साथ भी बहादुर शाह ने दोस्ती कर ली थी और बंदा बहादुर ने तो चूड़ामन ने तो बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में भी बादशाह का साथ दिया था। फिर अब यहाँ पे एक यूरोपियन कंपनी है डचों के साथ बहादुर शाह जफर के जो रिलेशंस थे हम लोग देखते हैं कि 1711 में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोसुआ केटलार के नेतृत्व में बादशाह के दरबार में आया और इस शिष्टमंडल का दरबार में बहुत ही जोरदार स्वागत किया गया और इस स्वागत में एक पुर्तगाली स्त्री जुलियाना की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसे यानी जुलियाना को बीवी, फिदवा आदि की उपाधियां भी बादशाह की तरफ से दी गई। देन अब बादशाह का रूल जो था औरंगजेब के बाद काफ़ी ठीक चल रहा था, परंतु समस्या ये थी कि बादशाह के सामने जो समस्याएं थी वह उनका आंसर या उत्तर खोज रहा था, ताकि वो फिर से एक बार शाही किस्मत यानी जो मुगलिया साम्राज्य औरंगजेब के दौरान था या उसका जो एक तरह से रुतबा था उसको फिर से वो जगा पाए। लेकिन फिर 1712 में उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के कारण एक बार फिर से साम्राज्य क्या होता है उसी गृह युद्ध में यानी उत्तराधिकार युद्ध में फिर से शामिल हो जाता है, मतलब चला जाता है। अब इस बार का ये जो गृह युद्ध था ये इतना ज़्यादा खतरनाक था कि जो बहादुर शाह के बेटे थे उसको भी उसके पुत्रों ने 10 सप्ताह तक दिल्ली में दफनाया नहीं और फिर बहादुर शाह जफर को जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये शाही बेखबर था। अब एक इतिहासकार है सिडनी ओवेन सिडनी, इनका मानना है कि मुगल बादशाहों की अंतिम कड़ी में अगर हम लोग बात करें तो बहादुर शाह अंतिम सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे। फिर बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफी उस शान और जहान शान। तो इसमें इन लोगों के बीच में फिर से उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और इन युद्धों में जहांदार नाम का पुत्र विजयी हुआ और वह विजय इसलिए नहीं हुआ कि वह एक बहुत ही शक्तिशाली या फिर बहुत ही उत्तम खिलाड़ी था, बल्कि वह विजय इसलिए हुआ क्योंकि उस समय का एक शक्तिशाली सामंत यानी नोबेल जुल्फिकार खान ने जहांदार का समर्थन किया था। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट सेगमेंट खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।